नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन यूपीपीएससी पर। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सभी जानकारी आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप आचार्य.com को भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप जो चल रहा है हमारा विजन यूपीपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी टेस्ट सीरीज से संबंधित, और स्टडी मटेरियल भी यहाँ आपको मिलेगा। आपको इस सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने देखा था किस तरीके से औरंगजेब का पतन हुआ है और मुगल शक्तियाँ यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं अपने पैर यहाँ जमाने लगी हैं। उसके बाद हमने देखा था डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये चारों ही शक्तियाँ हैं, और इनमें और जो मुग़ल सम्राट हैं, आखिर के जो मुग़ल सम्राट हैं और बंगाल के स्वतंत्र शासक हैं, उनमें किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब हम देख चुके हैं। तो उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं कि पहले जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनका उद्भव हुआ, फिर उनका चरमोत्कर्ष का काल, और उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं किस तरीके से अंग्रेज आ चुके हैं यहाँ पे, उनके पैर जम चुके हैं। बाकी शक्तियों को, जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, उनको उन्होंने पछाड़ दिया है, और अपनी आर्थिक हितों के साथ साथ वो राजनीतिक जो हित हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने लगे हैं। तो उसी क्रम में आज के एमसीक्यूज हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर लिखिए, आपने जो आंसर लिखा वो लिखिए, और करेक्ट आंसर क्या है उसको लिखिए, और यहाँ पे अपने मार्क्स लिखिए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए और कितना आप सही कर पाए हैं। जो लोग कमेंट में नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो केवल सुन रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के प्रमुख कारण क्या थे? आपको पता है सबसे पहले जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने सबसे पहले कंपनी पर जो रेगुलेट किया था, उसको कंपनी को अधिकार उन्होंने 1600 में दे दिए थे कि जाइए आप पूर्व की तरफ से व्यापार करिए। फरमान जारी हो गया था, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे ये लोग। जब वापस ब्रिटेन गए तो देखा ये तो बहुत अमीर हैं। जो छोटे छोटे से लोग गए थे व्यापार करने के लिए आए थे भारत की तरफ, अमीर हो गए हैं, भ्रष्टाचारी भी हो गए हैं। बाकी की जो और कंपनियां थी वहाँ यूरोप में या ब्रिटेन में, वो कहने लगी कि हमें भी अधिकार दीजिए, हम भी जाएंगे, हम भी व्यापार करेंगे, इन लोगों को रोकिए। जैसे इंडिया में क्या हो कि रिलायंस जो है जाए कहीं पे व्यापार करने किसी दूसरे कंट्री में, या रिलायंस को सारे ही अधिकार दिए थे कि आप गैस भी निकालिए, आप तेल भी निकालिए, आप ब्रेड भी बनाइए, आप बटर भी बनाइए, सारे अधिकार उसको दे दिए जाएं। तो रिलायंस सबसे ऊपर हो जाएगी। तो ये टाटा और सन फार्मा और जो भी और कंपनीज हैं वो तो एकदम से आके खड़ी हो जाएंगी, क्यों भैया आपने रिलायंस को क्यों दे दिया। वो सरकार पे दबाव डालेंगी, हमें भी कुछ दीजिए, हम भी करेंगे, हम भी भारी संपत्ति कमाना चाहते हैं। ईर्ष्या वाली बात इन सब में आ जाएगी। तो वही वहाँ पे हुआ था ब्रिटेन में। उसी के कारण जब सरकार थोड़ा दबाव में आई तो उसने क्या बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग क्या होता है, किसी को विनिमय करना, किसी को पे थोड़ा सा रेगुलेट करना, उसको रोकना, ठीक है। तो सरकार ने इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आई थी। देख लेते हैं इसको पास करने के कारण क्या थे। 1600 में कंपनी को दिया गया है और 173 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है, ठीक है। देखते हैं क्या कारण है। भारत में स्थित कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण करना, सही स्टेटमेंट है। कंपनी के अधिकारी बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के जा रहे थे, कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण क्या था कि उन्होंने यहाँ के माल ले जा करके भारी संपत्ति सस्ते दामों में बेचे, भारी संपत्ति एकत्रित कर ली, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसीलिए वो कंपनी जो है, कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, सही है। कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों पर मुक्त व्यापार और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचना करना, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अर्थशास्त्रियों ने उस समय क्या कहा कि अगर वो विशाल जो कंपनी है ब्रिटेन के मुक्त उद्यम को चोट पहुंचा रही है, ठीक है, क्योंकि वे भी भारत की विशाल संपदा पर अपना अधिकार करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि फिर तो इस तरीके से हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, लोग हमसे आगे मुक्त व्यापार नहीं करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, कंपनी के हितों तथा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के बीच
संतुलन कायम करना, ये भी सही है। कंपनी के हित थे अपने, और ब्रिटिश समाज के जो प्रभावशाली लोग थे वो ईर्ष्या करने लगे थे, जैसे रिलायंस, टाटा, सन फार्मा, ये सब एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे तो बहुत ज़्यादा। और उसके बाद कंपनी क्या थी, अपने जो है काम करवाने के लिए, अपने हित में काम कराने के लिए ब्रिटेन की जो राजनीति थी उसको ब्राइब, रिश्वत दे दिया करती थी। तो ब्रिटेन की राजनीति बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। कंपनी और उसके अधिकारियों ने अपने एजेंटों के लिए पैसे के बल पर हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता तक प्राप्त कर रखी थी कि सब कुछ हम ही कराएंगे। जैसे रिलायंस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो पार्लियामेंट में भी आ जाएं तो वो केवल वही कराएंगे कि रिलायंस का दूध पियो, रिलायंस का पानी पियो, रिलायंस के कपड़े पहनो, ये सब करा देंगे इस तरीके से। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि रिलायंस को कोई नीचा दिखाना है, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे ज़्यादा हमारे जवान पे रहता है ना टाटा, बिरला, अंबानी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है। तो कृपया यहाँ पे किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल देना है, ठीक। लास्ट स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व के अन्य भागों में होने वाले युद्धों के खर्च का बोझ कम करना। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। कोई ऐसे युद्ध इतने बड़े नहीं थे जिनके युद्धों के खर्च को कम करना था। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रावधान शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछे जाते हैं, और ये आपके पॉलिटी में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। पूर्व के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो है 1833 1813 जब आएगा उसके बाद एकाधिकार समाप्त किया जाएगा कंपनी का, अभी नहीं किया जा रहा है। अभी केवल क्या है, कंपनी को रेगुलेट किया गया है, वार्न किया गया है कंपनी को कि आप लोग ज़रा सुधर जाइए, अदरवाइज वी विल टेक हार्श डिसीजंस, ठीक है। तो अभी कंपनी को केवल रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट है तो उसके थ्रू वार्न किया गया है कंपनी को, ना कि उनके साथ उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन कर उसकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लाई गई। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अभी तक कंपनी क्या थी, बिल्कुल एक अलग थी, एक प्राइवेट सेक्टर टाइप थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, बस आप टैक्स से मतलब रखिए, उससे कोई बाकी आपको कोई मतलब नहीं है, इस तरीके का था। लेकिन जब क्या हुआ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिख रही थी 173 ईयर्स में, और ईर्ष्या थी, भ्रष्टाचार था वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही लोग प्रॉब्लम में थे, इंडिया को ही परेशानी हो रही थी, ब्रिटेन में भी परेशानी होने लगी कि भाई सामान आ रहा है बाहर का, जो वहाँ के व्यापारी हैं वो तो ठप हो जाएंगे क्योंकि सब लोग तो इंडिया की चीज़ें हैंडलूम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। वो जो औद्योगिक क्रांति उनके यहाँ आई थी, वो अपने सामान का क्या करें, वहाँ के व्यापारी परेशान थे। उसके बाद राजनीति भ्रष्ट हो गई थी, ठीक है, वहाँ पे कंपनी के लोग ही उसमें दिखाई देते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये सब चीज़ें वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया। और तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जैसे अभी के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी से अगर इसको जोड़ना हो, जैसे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए क्या है, हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें, या कोई बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा देता है तो कंज्यूमर फोरम है, गलत चीज़ें देता है, तो इस तरीके से उन्होंने भी क्या किया, सरकार की निगरानी में वो लेकर के आए। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, भारत में कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अधिकारी की नियुक्ति, कंपनी का बहुमूल्य अधिकार उसी के हाथ में था, वो लोग नियुक्ति खुद ही कर रहे थे। तो यहाँ पे सत्य कथन है केवल 2, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट का इंडिया एक्ट जो है, उसका में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताना है। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मालों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया, काफ़ी हद तक नियंत्रण इसका हो गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया, उसमें क्या किया, कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लूप होल्स थे, लेक्यूना थे, और ब्रिटिश राजनीति भी चढ़ उतर रही थी। जैसे कांग्रेस के बाद
बीजेपी सरकार आना, बीजेपी के बाद कोई और सरकार आ जाना, तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस हो रहे थे। तो सरकारें गवर्नर चेंज कर देती हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी थोड़े से चेंजेस लाए और क्या किया, भारतीय प्रशासन जो है अपने नियंत्रण में कर लिया। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए थे, पहले कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, ये सही है। थर्ड है, इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। सी कथन जो है यहाँ पे गलत है। उनके जो है राजस्व के मामले ये सब बंगाल के अधीन ही हुआ करते थे। आपको पता है बंगाल को सबसे पहले इन्होंने अधीन किया था, तो बंगाल के अधीन ही हुआ करते थे पहले भी। ये गलत है स्टेटमेंट। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 अन्य सदस्यों वाली काउंसिल के हाथों में दे दिया। स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। यहाँ से ब्रिटिश विजय का एक नया युग प्रारंभ हुआ था। असत्य कथन पूछा है, सी कथन यहाँ पर असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई? अभी तक हमने क्या देखा था, एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि केवल आप ही व्यापार कर सकते हैं, पर वहाँ के सभी व्यापारी करने लगे हमें भी करना है, हमें भी करना है। जैसे कि अगर कोई कोयला खदान है, केवल उसको दे दिया जाए कि पूरे भारत की कोयला खदानों पर केवल टाटा वाले ही माइनिंग कर सकेंगे, तो टाटा वाले तो अमीर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी के जो व्यापारी है वो भी चिल्लाने लगेंगे हमें भी करना है, हमें भी करना है, तो एकाधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि सभी को व्यापार करने की छूट कब दी गई। आपको बताया था 1813 के तहत दिया गया कि भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया है और सभी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी द्वारा ही किया गया, केवल उन्हीं के हाथों में बना रहा। भारत की सरकार तथा उसका राजस्व भी कंपनी के हाथों में ही रहा, केवल व्यापार की छूट मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1813। और जब पूछा जाएगा चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ, तो अगला ही चार्टर ये लेकर के आए थे 1833 का। आंसर है हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक, उपनिवेशवाद के कई चरणों में बांट के हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो आए थे व्यापार करने, फिर उन्होंने मुक्त व्यापार किया था, औद्योगिक मुक्त व्यापार, उसके बाद मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। तो देख लेते हैं। उनका पहला था आर्थिक अधिशेष, मतलब सरप्लस को हड़प लेना है। जैसे जितना पैसा मॉनिटरी है 100 रुपये का उन्होंने किया, 100 रुपये लागत हुई और 110 रुपये मिले, तो उनको क्या है, ये उनको हड़प लेना है, ये वाली। तो 1757 से 1813 तक उनकी नीति क्या थी, वाणिज्यिक नीति थी। उसके बाद 1813 से 1860 तक उनकी नीति औद्योगिक व्यापार की नीति ही थी। आरंभ में उनका क्या था सीन कि उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था, पहले भारत के साथ व्यापार करने के बहाने उसको लूटना था, ठीक। उसके बाद औद्योगिक मुक्त व्यापार का मतलब क्या हुआ, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है इंडिया से, रॉ मटेरियल गया और ब्रिटेन से इंडिया में क्या आया, जो प्रोडक्शन है उनका, तो उसके लिए मार्केट चाहिए था उन्हें, अपना क्या चाहिए था, व्यापार, औद्योगिक मुक्त व्यापार। उनकी फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, उनके कारखानों में जो नया सामान उससे बना, माना लोहा गया, लोहे से जो स्टील बनी वो इंडिया लेगा, तो ये काल है उनका औद्योगिक मुक्त व्यापार का काल। और 1860 के बाद ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा क्या किया गया, देश में पूंजी विनियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो मुक्त व्यापार की नीति नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मुक्त व्यापार की नहीं, किसकी नीति अपनाई गई, पूंजी विनियोग, क्योंकि भाई वो कच्चा अपना जो प्रोडक्शन ला रहे हैं, उसके बाद जो कच्चा माल है उनका, उन्हें बंदरगाहों तक ले जाना है, तो उन्होंने अपनी पूंजी लगाना स्टार्ट की, यहाँ पे रेल बनाए, पोस्टल सेवाएं बनाई, ये सब किया। तो पूंजी मतलब कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया वो सब होगा। तो ये थर्ड गलत है। सत्य कथन पूछा है तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सत्य है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन
6 देखते हैं। 1813 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति के प्रभावों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के कारण खेतीहर भारत को इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। ये स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब क्या है? खेतीहर भारत कौन हुआ? किसान। और इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश मतलब इंग्लैंड का जो है आर्थिक कारणों से उपनिवेश बनना पड़ा। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। खेतीहर भारत मतलब किसानों को इनके कारण जो इंग्लैंड वाले कहते थे वही अपने खेतों में उपजाना पड़ा, अपने खेतों में वही चीज़ करनी पड़ी। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि इन्हें क्या चाहिए था? कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये क्या कहेंगे? अगर किसान की इच्छा है कि चलो इस बार केले लगा देता हूँ, बच्चे को केले खाने का बहुत मन है, पर ये क्या कहेंगे किसानों से? नहीं, तुम केले नहीं लगाओगे, कपास लगाओ अपने यहाँ। ठीक है, कपास लगाओगे, कपास को ये क्या ले जाएंगे? अपने यहाँ इंग्लैंड में ले जाएंगे, और इंग्लैंड से इंडिया में क्या लेकर के आएंगे? कपड़े लेकर के आएंगे। ठीक, तो इसी का मतलब है उपनिवेश बनना। उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के कारखानों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल देने के लिए कौन सी जगह है? इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि ये चीज़ें दे पाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? भारत में ब्रिटिश माल तथा ब्रिटेन में भारत निर्मित सामान बिना किसी शुल्क के साथ आने जाने लगा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। भारत में जो ब्रिटिश माल आ रहा था वो तो बिना शुल्क के आ रहा था, क्योंकि एक तरफा था, वन वे। ठीक है, बिना शुल्क के आ रहा था भारत में ब्रिटिश माल, पर ब्रिटेन में भारत के माल पे शुल्क लग रहा था। ठीक है, वन वे कर दिया गया। भारत में तो दरवाजे खोल दिए गए विदेशी सामानों के लिए कि भाई ले आओ ले आओ ले आओ, पर क्या हुआ? उधर टैक्स लगा दिया गया। तो यहाँ का जो माल है वो कंपैरेटिवली महंगा हो जाएगा। माना यहाँ के किसी ने 100 रुपये का एक बॉटल बनाई, ठीक है, 100 रुपये की है, और ब्रिटेन वाले लाए, ब्रिटेन वो कितने की लाए? उनकी तो 80 रुपये की बॉटल पड़ी, क्योंकि उन्हें तो कोई टैक्सेस देने ही नहीं है। तो 80 रुपये की जब बॉटल पड़ेगी, और जब यही इंडिया वाली बॉटल जो है अगर ब्रिटेन में जाएगी, क्योंकि वहाँ तो टैक्स लगने हैं, तो ये 120 की हो जाएगी। 100 रुपये की है, 20 रुपये टैक्स लग गए तो 120 की हो गई। तो ना तो ये इंडिया वाली बॉटल ब्रिटेन में बिकी क्योंकि महंगी है, और ना ये खुद इंडिया में बिक रही है क्योंकि इंडिया में भी महंगी है। तो इंडिया के जो व्यापारी है वो तो ख़त्म हो गए, बिल्कुल प्रतियोगिता जो है बहुत बेकार हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्या होगा कि अपने यहाँ के सामान फ्री में आएंगे, हमारे यहाँ के पैसों में जाएंगे, और वहाँ पे इतने टैक्सेस लगा दिए गए थे, इस तरीके का जुर्माना भी लगाया गया कि अगर कोई पकड़ा जाता है इंडियन चीज़ों को यूज़ करते हुए तो उस पर फ़ाइन लगता था। आपने एक बहुत इंसिडेंट सुना भी होगा कि एक लेडी को शायद 8 यूरोज देने पड़े थे, क्योंकि उसके पास एक हैंकी था, एक रूमाल वो यूज़ कर रही थी जो इंडियन था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनेताओं ने जमीन का लगान घटाने की पैरवी की थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उन्होंने क्यों पैरवी की थी? जिससे कि किसानों की हालत जो है सही हो सके। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी, और उन्होंने कहा था किसान बेहतर स्थिति में होंगे और विदेशी कारखानों में बना माल खरीद सकेंगे। देखिए, किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप कितना भी सामान लेके आइए, वो क्यों खरीदेंगे? कहाँ से खरीदेंगे? क्यों, क्या, कहाँ से खरीदेंगे? उनके पास पैसा ही नहीं है। पूरे इंडिया को आपने गरीब कर दिया। इंडिया ही आपका मार्केट है, ठीक है, इंडिया मार्केट भी है, और आपने यहाँ को गरीब भी कर दिया। तो वो मार्केट जाएंगे ही क्यों घर से बाहर निकल के? अभी सरकार इतना वोकल फॉर लोकल और ये सारी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत जो चला रही है, उसका ये रीज़न है कि लोगों के पास पैसा आए। 20 लाख करोड़ का पैकेज इसलिए दिया गया है कि लोगों के पास पैसा होगा तभी तो वो मार्केट में सामान खरीदने जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने हितों के लिए, उनका किसानों से कोई हित नहीं था, उनका ये हित था ब्रिटिश अधिकारियों और राजनेताओं का कि किसानों के पास पैसा होगा, उनकी स्थिति अच्छी होगी, तो वो क्या खरीदेंगे? विदेशी कारखानों से बना माल खरीद पाएंगे। ठीक, और पश्चिमीकरण को भी उन्होंने बढ़ावा देने की कहा था। जैसे कि कोई कंपनी है वो वेस्टर्न ड्रेसेस बनाए, ठीक, तो वो क्या करेगी? अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए वो क्या कहेगी? वेस्टर्न ड्रेस आपको पहननी चाहिए, उससे आप बहुत स्मार्ट लगेंगे, ऐश्वर्या राय आपसे नमस्ते करेंगी। और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये महिला सशक्तिकरण को दिखाता है। उसके बाद वो कहेंगे कि आपको फिर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शरीर में हवा आती रहेगी। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें बताएंगे, पश्चिमीकरण की या पश्चिमी ड्रेस के फ़ायदे बताएंगे वो आपको, ठीक।
और उससे क्या होगा, आपकी रुचि विकसित होगी। हाँ भाई ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। हम कह रहे हैं 100 लोगों की नहीं, कम से कम 80 लोग तो उससे उनकी रुचि विकसित होगी, वो इंटरेस्टेड होंगे, अट्रैक्ट होंगे और वो ड्रेसेस खरीदेंगे और उनका क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा, उस कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया, सबको पश्चिमीकरण करो, उनकी स्थिति बेहतर करो, जिससे उनकी पश्चिमी माल यानी कि जो ब्रिटेन का माल है उसमें रुचि विकसित हो सके। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 और 3 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली तार लाइन का आरंभ कलकत्ता और आगरा के बीच किया गया, सत्य है। तार लाइन मतलब तार वायर नहीं, डाक प्रणाली, पोस्ट, ठीक है, डाक प्रणाली की व्यवस्था कायम की और तार की व्यवस्था भी। और 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार ये स्टार्ट किया गया। दूसरा कथन है, भारत में डाक टिकटों को आरंभ करने का श्रेय कॉर्नवालिस को दिया जाता है, गलत है, लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 1 सत्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के काल में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहाँ से कहाँ तक आप चली है पहली रेल, आप ये बात कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आपको पता है, ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था, सही स्टेटमेंट है। भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना था, आपको लगता है, बिल्कुल नहीं। अगर आर्थिक विकास करना होता क्यों करेंगे वो रेलवे के माध्यम से, अगर करना होता तो इतना लूटते ही क्यों हमें। उन्हें क्या था, पूंजीपति अपना रॉ मटेरियल बंदरगाहों तक ला सके और जो प्रोडक्शन आता है, जो तैयार माल आता है, वो छोटी छोटी जगहों पर जा सके। और भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं था, ठीक है। आवागमन को उन्होंने हतोत्साहित ही किया था। यहाँ पे केवल आंसर क्या है, ए हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। उनका क्या मानना था कि रेलों की योजना उन्होंने तैयार की और उसका निर्माण और प्रबंध भारत में उसकी जनता के आर्थिक और राजनीतिक विकास को कोई महत्व नहीं दिया। उनका खास ध्यान था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों की पूर्ति हो सके, क्योंकि कहीं पे अगर विद्रोह होता है तो एज सून एज पॉसिबल सैनिक जो है वहां पहुंच सके। और रेल का भाड़ा इस प्रकार तय किया गया था कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले तथा वस्तुओं के आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके। यह ना वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना नहीं था, इस तरीके से रेल भाड़ा तैयार किया गया था कि सबको आवागमन हतोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं और जागीरदारी भी कहते हैं। तो ये कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों में किया गया। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किन प्रांतों में किया था, बंगाल और बिहार में। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में 1793 में किया था। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया, सही स्टेटमेंट है ये। रैयत किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, गलत है। जब जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया तो जमींदार ही सारा इकट्ठा करेंगे अपने इलाके से पैसा जो है, और वो उसके बाद दे देंगे किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या जो भी उस समय का गवर्नर चल रहा होगा। तो किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। और थर्ड क्या है, कर या लगान की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, सही स्टेटमेंट है। स्थायी का मतलब ही यही होता है। कॉर्नवालिस ने ये शुरू किया था। उसने क्या किया, अब जो उस एरिया के जमींदार और मालगुजार थे उनको भूस्वामी बना दिया। उन जमींदार क्या होते थे, अब उस इलाके की सारी ज़मीन के मालिक बन गए और उनका जो ये अधिकार है वंशानुगत हो गया। उनका बेटा, बेटे से बेटा, इस तरीके से हस्तांतरणीय कि जैसे प्रॉपर्टी हो गया है तो उनको दिया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, किसानों से लगान वसूल करने की जिम्मेदारी जमींदारों को थी,
जमींदारों को जो भी लगान मिलती थी उसका 10/11 भाग तो उन्हें सरकार को देना होता था और 1/11 भाग वो अपने पास रख लिया करते थे। और इस व्यवस्था की जो कीमत थी वो हमेशा के लिए, लगान जो थी हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। और अगर किसी कारण फसल जो है नष्ट भी हो जाए तो भी जमींदार को लगान की निश्चित रकम सरकार को देनी ही पड़ती थी, और वो भी कब? टाइमली। आपने सुना होगा कि जमींदारों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आप गोदान जो नॉवल है वो पढ़िएगा, होरी और वो सब के बारे में, तो आप उसमें देखेंगे बहुत परेशान है। लेकिन जमींदारों की खुद की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। उन्हें अपनी जमींदारी को बनाए रखने के लिए बहुत सारी रिश्वतें देनी पड़ती थी, बहुत चापलूसी करनी पड़ती थी। और एक सनसेट लॉ भी था कि अगर वो जो एक निश्चित तिथि है उस तक आपने नहीं पहुंचाया लगान तो आपकी जमींदारी जो है चली जाएगी। सनसेट लॉ इसको कहते थे, सूर्य डूबने तक आप लेके आ जाना। इस तरीके का मूवी में देखा भी होगा कि सूर्य डूबने तक अगर तुम 10 लाख रुपए ले आए तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। इस तरीके के डायलॉग्स पहले की मूवीज में बहुत दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थायी बंदोबस्त में जो है किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई। एक और चीज़ इसमें ना, सरकार को भी बाद में अपनी गलती महसूस हुई। क्या महसूस हुई? कि सरकार ने क्या किया, माना जमींदार से कह दिया तुम मुझे 100 रुपये महीने दोगे, पर समय के साथ क्या हुआ, उसे लगने लगा अरे जमींदार तो 500 रुपये कमा ले रहा है और सरकार के खर्चे भी ज़्यादा हैं। ठीक, सरकार के खर्चे समय समय पे बढ़ते जा रहे हैं, पर मिलने तो 100 ही रुपए हैं स्थायी बंदोबस्त के कारण। बाद में सरकार को भी रियलाइज़ हुआ कि उसने ये गलत किया है, ये जो है स्थायी बंदोबस्त बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं सत्य कथन कौन कौन से हैं। सत्य कथन यहाँ पर केवल है डी, 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा डी हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? ये है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। देख लीजिएगा, ये दक्षिण हो गया यहाँ पे और ये हो गया दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव था। सही स्टेटमेंट है, बहुत बड़े बड़े जमींदार यहाँ पे नहीं थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा, अभी हमने बात की थी, सही स्टेटमेंट है। और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ बिल्कुल नहीं था, अच्छा खासा उन लोगों के पास पैसा था और इसीलिए अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ था कि उन्हें जो है यहाँ पर दूसरी तरीके का एक रैयतवाड़ी में क्या है, डायरेक्ट किसानों से वो कर लिया करते थे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, असली आंसर हो जाएगा बी, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। किसानों को जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। जो जोतेगा उसी की किसान, वही मालिक होगा उसका और लगान देगा। करों या माल गुजारी का निर्धारण समय समय पर किया जाता था, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। स्थायी बंदोबस्त नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता था बहुत घाटा हुआ है। 20-30 साल पे इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था और आमतौर पर लगान जो है बढ़ा दी जाती थी। सत्य कथन पूछा गया है तो तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लगाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इजारेदारी तो बिल्कुल नहीं है, सरंजामी भी नहीं है और स्थायी भी नहीं है। स्थायी और इजारेदारी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? महलवाड़ी में क्या माना जाता था? कुछ गाँव को या पूरे गांव जो है, गांव है, अलग अलग गांव या जागीरों को महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं को दे दिया जाता था कि यहाँ पे आप लोग हमें देंगे। और ये वाली व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? भूमि से की जो उपज है वहाँ से भू राजस्व ही उनको लेना था। और ये वाली व्यवस्था कहाँ की गई? गंगा का जो दोआब है में पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब और थोड़ा सा मध्य भारत में। आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी।
सही स्टेटमेंट है। स्थायी और रैयतवाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट थे। अंग्रेजों ने नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा कर दी थी कि काश्तकार को लाभ नहीं मिल रहा था। पहले जो है किसानों को लाभ मिलता था, ठीक है, लेकिन अब उसको लाभ नहीं मिला था। फायदा किसको हो रहा था? अंग्रेजों को हो रहा था और जमींदारों को हो रहा था। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। पहले क्या था, आप देखिएगा गोदान में होरी क्या कहता है कि बाप दादे की ज़मीन है, चाहे कुछ हो जाए ये बची है, इसको बचा रहने दीजिए। आज भी गांव में, स्पेशली बिहार यूपी में आप देखेंगे कि कितने सारे लोग अपनी ज़मीन को बहुत मुश्किल वक्त में ही बेचते हैं और बहुत उनके इमोशंस जुड़े होते हैं कि हमारे बहुत परिवार से पूर्वजों की ज़मीन है, ये सब तो नहीं बेचना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से यही सेंटिमेंट्स जो हैं तब भी हुआ करते थे, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको बेचने, गिरवी रखने, सबके लिए वस्तु बना दिया। जब उनके पास लगान देने के लिए पैसा नहीं है तो गिरवी रख देंगे, गिरवी नहीं छुटा पाए तो क्या करेंगे, बेच देंगे। तो वो एक अचल संपत्ति कहते हैं ना जमीन को, उन्होंने क्या कर दिया, चल संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिक सेवा, सिविल सर्विस का जन्मदाता कौन है? आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि सभी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है। और कंपनी की नागरिक सेवा या सिविल सर्विस उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी। तो आंसर हो जाएगा ए, इस समय सबसे ज़्यादा रुतबा दिलाने वाली सर्विस है ये। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि किसकी है, किसने स्टार्ट की थी? और राज्य विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने स्टार्ट की थी? इसको आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्ट की थी। ठीक, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया था, लेकिन स्टिल उसने खोला था। और क्या किया, ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम स्टार्ट कर दिया। और नागरिक सेवा में भारतीयों को बड़ी सख्ती से पूरी तरह अलग रखा जाता था, इतना टफ किया जाता था, या उनकी एज, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे किए जाते थे कि वो प्रवेश कर ही ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है, सही स्टेटमेंट है। पुलिस क्या देती है, ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ थी, इस समय भी सरकार का प्रमुख स्तंभ होती है। लॉकडाउन में लोग घूमने जा रहे थे तो मोदी जी, अमित शाह या राजनाथ सिंह ये सब पकड़ने नहीं आ रहे थे, ठीक है, कौन पकड़ रही थी, पुलिस पकड़ रही थी। तो पुलिस जो है बहुत प्रमुख स्तंभ होती है, उस समय भी यही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया। पहले ये सब काम कौन करता था, पुलिस जमींदार करते थे, लेकिन अब उनको अलग कर दिया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कथन है, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। ये स्टेटमेंट गलत है। जब वो पुलिस व्यवस्था करना है कॉर्नवालिस, तो थाने भी स्थापित करेगा वही। तो ये कॉर्नवालिस के ही समय पे ही हुई थी। सत्य कथन हो जाएगा केवल एक, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसने शुरू किया? दीवानी और फौजदारी तो किसने शुरू किया है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, पहले इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था। हर ज़िले में दीवानी अदालत कायम की, और जिसका प्रमुख कौन होता था, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, और जो कहाँ से आता था, सिविल सर्विसेज से आता था। लेकिन इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुदृढ़ किसने बनाया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई? कलकत्ता, इलाहाबाद में नहीं हुई है, इलाहाबाद में 1866 के अराउंड हुई है। बम्बई और मद्रास, 1, 3, 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1865 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22,
भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था? 1833 में ही विधि आयोग बन गया था। लॉर्ड मैकाले ने के नेतृत्व में कानून जो थे उनको पूरा संहिताबद्ध किया गया था, एक जगह लिखा गया था। जैसे इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी वगैरह इस तरीके से लिखा गया था, इसलिए लॉ कमीशन बना था और उसी के परिश्रम के कारण जो है इंडियन पीनल कोड बन पाया। पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिताएं और कानूनों की अन्य संहिताएं भी आई, और जब अब सारे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू हो गया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव करती थी। ये कथन सत्य है या असत्य? असत्य कथन है। करते थे, व्यवहार में वो लोग ऐसा करते थे, लेकिन दिखावे में जो सामने जो चीज़ें थी वो ऐसी नहीं थी। ठीक है, अंग्रेज समानता की अवधारणा पर उनका कानून आधारित था, और न्याय प्रणाली इससे पहली वाले जो थी वो जातिगत थी। क्या थी? ब्राह्मणों को सिर्फ 100 रुपये का फाइन देना पड़ता है किसी गलती के लिए, वहीं शूद्रों को 1000 रुपये का फाइन देना पड़ता है किसी गलती के लिए। तो इस तरीके की थी। लेकिन अब क्या है, धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। अब भेदभाव का दूसरा पैमाना आ गया था, क्या? अंग्रेज और भारतीय। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि उच्च जाति निम्न जाति का पैमाना नहीं था, अब अंग्रेज और भारतीय, एलियंस और इंडियंस, वो वाली कंडीशन थी। अंग्रेजों के खिलाफ दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकता था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। दोनों ही जज ऐसा कर सकते थे, और इस बात का बाद में विरोध भी काफ़ी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? आधुनिक न्याय प्रणाली कैसी थी? आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी। ये स्टेटमेंट ठीक है। आज भी न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली है, तो बहुत दिक्कत होती है काफ़ी सारे लोगों को, लेकिन सरकार ने जो है फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड, नालसा वगैरह बना रखे हैं। तो वकील करने पड़ते थे पहले, उन्हें गवाहों का खर्च भी करना पड़ता, तो बहुत खर्चीली थी। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 3 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई। सही स्टेटमेंट है। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1813 तक, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो नहीं चाहते थे, उनका काम केवल क्या था? आर्थिक था। जैसे वेस्टर्न ड्रेस वालों को क्या था, अगर आप उन्हें कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई आपका माइंड वॉश करने की, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनकी ड्रेसेस खरीद लीजिए आकर के। लेकिन जब आप नहीं खरीदेंगे तो वो अपने साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। ठीक है, तो कई बार ये भी कहेंगे कि पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो भी तुम खरीदो, कुछ भी हो रहा है तो भी तुम खरीदो, दुनिया ऐसे ही करेगी। तो इस तरीके की बातें इन्होंने भी यही किया था। ये अपना व्यापार कर रहे थे, धार्मिक से इन्हें कोई मतलब नहीं था, सामाजिक सांस्कृतिक कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब इन्होंने देखा धर्म के नाम पे बांट सकते हैं या धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, तब इन्होंने इस सब में हस्तक्षेप करना शुरू किया। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के प्रमुख कारण क्या थे? क्या थे प्रमुख कारण? ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए, बिल्कुल सही है, अभी हमने बात की थी। 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार हुआ था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं सदी के मध्य में, और उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद आया था वहाँ पे। तो अपने हितों को बदलने के लिए उन्हें क्या है, अपनी भारत को मार्केट बनाना पड़ा। मार्केट बनाने के लिए वो क्या कहेंगे कि पश्चिमीकरण की तरफ जाइए, आधुनिकीकरण की तरफ जाइए, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों हाथ से पंखा करते हो, क्यों पेड़ के नीचे बैठ के हवा खाते हो, आपको क्या है एसी में बैठना चाहिए, आपको पंखे में बैठना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें वो हैं, बौद्धिक तरीके से और चीज़ें बताएंगे। उसके बाद देखेंगे, आप देखते होंगे काफ़ी सारे इंश्योरेंस वाले हैं, इस तरीके की कंपनी वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, जिसके पास पैसा होगा उसको इंश्योरेंस की फ़ायदे बताएंगे।
ठीक है, आप कभी बिग बाज़ार में जाके देखिए, बिग बाज़ार में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मैम क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है आपके पास पैसा है। ठीक है, क्यों नहीं वो किसी लोकल शॉपकीपर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। ठीक है, तो वही उन्होंने किया कि जो क्लास ऐसा था जो इन चीज़ों को सीख सकता था, जो थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखाना चाहता था, बौद्धिक वर्ग टाइप का था, उन्होंने उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी सिखाया, फ्रांसीसी क्रांति की चीज़ें सिखाई। तो ये सब चीज़ें, नए चिंतन वगैरह आए थे, और जिसका अल्टीमेट एम ये था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से लूट करनी थी, केवल उन्हें आर्थिक हित और औद्योगिक हित पूरे करना थी। और भारतीयों द्वारा सशस्त्र विद्रोह, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हस्तक्षेप की नीति उन्होंने इसके कारण नहीं अपनाई थी, ये तो काफ़ी बाद में हुआ है। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा, कथन 1 और 2 कथन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। गलत है ये स्टेटमेंट। यूरोप के चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से बहुत टकराव भी हुआ था। जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्या कहते थे कि भारत में कम से कम परिवर्तन करने के लिए कहते थे। वो ये कहते थे आप आर्थिक हित अपने साधिए, पर भारत में इतने ज़्यादा परिवर्तन मत करिए। ठीक है, शुरुआत में इस दृष्टिकोण को वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रसिद्ध लेखक जो है एडमंड बर्क, जो सांसद थे, वो कहते थे। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत भी बहुत करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, किंतु उन्हें बड़े सावधानी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए, और बहुत जल्दबाजी में अगर कुछ आपने चीज़ें थोप दी तो तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। जो रूढ़िवादी इंसान होगा वो ये कहेगा कि आप उद्योग करिए, पर इतना चेंज लाने की क्या ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि आप आजकल कहा जाता है कि बाहर पढ़ने जाओ, सब करो, लेकिन उसी तरीके के कल्चर में मत ढलो, अपने ही कल्चर में बने रहो। तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो ट्रांजिशन फेज में है। एक तरफ तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, और जब बेटा या बेटी कह देता है कि लव मैरिज करनी है तो वो एकदम रूढ़िवादी में चले जाते हैं। अरे हमारे पुरखे क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, हमारे पूरे ख़ानदान में 7 पीढ़ियों में किसी ने लव मैरिज नहीं की, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन फेज है। एक तरफ वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम ओपन माइंडेड हैं, हम अपनी बेटी को जीन्स पहनाते हैं, हम अपने बेटे को बाहर घूमने भेजते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज है, संक्रमणकालीन अवस्था है भारतीय समाज की। तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, ये देखिए हम 21वीं सदी में संक्रमण झेल रहे हैं, और वहाँ पे क्या था, यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में ये संक्रमणकालीन अवस्था आ गई थी। क्या थी अवस्था, कुछ लोग कह रहे थे कि आपको आर्थिक हित अपने साधने है तो साधिए, पर किसी पे कोई चीज़ इम्पोज एकदम से मत करिए। और कुछ एक वर्ग क्या कह रहा था कि नहीं, पूरी तरीके से उनको चेंज कर दीजिए, आप चेंज कर देंगे। वो क्या कर रहे थे, अगर आपने इतना चेंज किया तो तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 1800 तक आने वाला नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। ये भी गलत है, दोनों, सॉरी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो नया दृष्टिकोण भारतीय समाज का प्रशंसक था, सभी लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। ठीक है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण जहाँ पे आया वो लोग भारतीय समाज संस्कृति को मानते थे, लेकिन बाकी लोग जो नया दृष्टिकोण वाले थे वो कटु आलोचक थे, और वो क्या कहते थे कि इंडिया बहुत बैकवर्ड है। ठीक है, गतिहीन कहते थे, वो चलता नहीं है, गतिहीन है। बताइए, वो लोग ये चीज़ नहीं जानते। आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो है जब पार्टीज़ में आते थे अपनी वाइफ्स को लेकर के आते थे, लेकिन राजा महाराजा नहीं लेके जाते थे। उनकी पत्नियां कहाँ थी, आज भी अंतःपुर में, मतलब कि रानी महल में रहती थी, कोई उन्हें देख ना ले, इस तरीके वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिशों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। सही कथन है, उन्होंने आधुनिकीकरण को छोड़ दिया। भारतीय अपने समाज के आधुनिकीकरण और संस्कृति पर अपने आप आगे बढ़े थे। ठीक है, और भारतीयों ने मांग की कि उन्हें स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता, ये सबके सिद्धांत के अनुसार ही उन पर शासन किया जाए। और ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन भी देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट,
1858 के बाद ब्रिटिश ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने समाज में फूट डालो शासन करो की नीति को स्टार्ट कर दिया था। सत्य कथन पूछे, दोनों कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। राजा राम मोहन रॉय ने अपनी भाभी को इस तरीके से जलते हुए देखा था अपने पति की चिता पर, तो उनको बहुत पीड़ा हुई थी और उसी के बाद वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे और फाइनली 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और जो भी ऐसा करेगा उसे अपराधी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में आया था? नरबलि प्रथा कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में ये कानून आया था। शिशु हत्या को रोकने के लिए ये कानून 1795 से 1802 में थे और उन्हें सख्ती से विलियम बेंटिक और हॉर्डिंग ने लागू किया था। यह प्रथा क्या थी? गोंड नाम की आदिम जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 30, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विधवा पुनर्विवाह कराना। विधवाओं की जो स्थिति थी, सती प्रथा रुक गई, ठीक है, 1829 के बाद। तो अब जो विडो लेडीज होती थी उनकी स्थिति तो बहुत बुरी होने लगी, खाना नहीं है, लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। मूवी देखिएगा, प्रेम रोग एक मूवी है काफ़ी पुरानी ऋषि कपूर की, उसमें आप देखिएगा कितनी बुरी स्थिति दिखाई गई है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए पहले की जो मूवीज़ भी है ना वो किसी इशू बेस्ड होती थी, इश्यूज़ पे बताया जाता था कि किस तरीके से उसकी स्थिति दयनीय हो रही है। ठीक है, वो थोड़ा मसाला मिलाते हैं क्योंकि भाई उन्हें मूवी चलानी है, इतना पैसा लगाया तो उसको अर्न करना है, पर उन मूवीज़ से आप अपने काम की चीज़ केवल एक्सट्रैक्ट किया करिए, अपने काम की चीज़ निकाला करिए। क्वेश्चन नंबर 31, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल रहा है। आप कहेंगे कैसे? मैकॉले माइन्यूट आया था जिसमें सबसे पहले पैसा देना स्टार्ट किया गया था कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे, आप यहाँ पे पढ़ाई करिए, यहाँ पे शिक्षा स्टार्ट करिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की बात हो रही है तो इन्होंने भी हेल्प किया था। ईसाई धर्म प्रचारकों ने नए नए वैल्यूज़ हमें बताए थे, कौन से? बंधुत्व का, स्वतंत्रता का, ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ बताए थे। और प्रबुद्ध भारतीय, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें, वो भी लोगों को शिक्षित करने का काम करते थे। तो तीनों ही यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, कथन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। सही स्टेटमेंट है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून को और संबद्ध विषयों के अध्ययन करने के लिए ऐसा किया था और उसका उद्देश्य क्या था? कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय मिल सकें नियमित रूप से, क्योंकि देखिए हर इंसान को बाहर से लेकर के आना पॉसिबल नहीं था, वो उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ता था। जैसे एफडीआई है, एफडीआई में अगर सैमसंग कंपनी माना आई है, जैसे नोएडा में सैमसंग कंपनी का ऑफिस है, तो वो सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऊपर के जो मतलब काफ़ी ऊपर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब तो आपको दिखेंगे फॉरेनर्स, साउथ कोरिया के हैं, जापान के हैं, जहाँ के भी हैं वो वहाँ के दिखेंगे। लेकिन जो बाकी वर्किंग क्लास है वो कहाँ की होगी? इंडिया की, ठीक है। उन लोगों की सैलरी कितनी? 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए महीने होती है। फिर उनको रहने के लिए कंपनी को एकोमोडेशन देना है, फिर उनको आने जाने के लिए गाड़ी देनी है, उनको बहुत सारे अलाउंसेस देने पड़ते हैं, तो वो कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। जबकि इंडिया के लोगों को वो हायर करेगी, प्यून तो वहाँ से नहीं लेके आएगी ना, साउथ कोरिया से और जापान से लाएगी तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो प्यून वहाँ की करेंसी में अगर यहाँ पैसे लेगा तो हो गया, कंपनी को घर बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो क्या है, प्यून वो यहाँ का ले लेती है, 10,000 रुपये महीने देती है, बात खत्म हो गई। और वहाँ का प्यून लाएंगे तो वो 1 लाख रुपए का पड़ेगा। तो इसी तरीके से उस समय भी था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि उसे क्या चाहिए थे? न्याय प्रशासन के लिए लोग चाहिए थे भारतीय नियमित रूप से। ऐसा नहीं है उसे जज चाहिए थे, जज तो वो वहीं के होते थे, जो नीचे वाले और स्टाफ होता है वो चाहिए था, उसके लिए पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, इसलिए उसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन दे देते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। कारण यहाँ पे सही है पर कथन सही है पर कारण यहाँ पे गलत है, इसलिए सही स्टेटमेंट हो जाए, आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 33, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? जोनाथन डंकन ने की है।
ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहन करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ज्ञान का प्रोत्साहन, जो अभी बात हुई थी ना कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार किस तरीके से हुआ है, तो वो कब दिया गया है? 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार दिया गया है और कहा गया है कि विद्वान भारतीयों को बढ़ावा दिया जाए, आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहित किया जाए और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करने का उसको निर्देश दिया गया और 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए यह तुच्छ रकम भी नहीं दी थी। 1 लाख रुपए बहुत कम होते हैं और सोचिए 1823, 10 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। आप इस चीज़ को कंटेम्प्रेरी से जोड़िए, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2013 जो कंपनी एक्ट में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनको कहा गया है कि अपने जो प्रॉफिट है उसका 2% आपको खर्च करना है, किस पे? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। कुछ उसके बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ आप खर्च कर सकते हैं, हॉस्टल्स बनवाइए, बहुत सारी चीज़ें और बताई गई हैं। कंपनीज जो हैं वो इतने 2% भी अपने टर्नओवर का खर्च नहीं करती। 2% तो ये सारी कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने जो है 2-3 महीने की ट्रिप पे खर्च कर देते होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी थी। कंपनी चार्टर एक्ट किसने बनाया था? वो तो सरकार देती थी, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो कंपनी ये भी नहीं मानी थी, तो यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। बी में 1813 में ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या कहा था? सभी लोग जाके व्यापार कर सकते हैं चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है। रिवीजन करते चलिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर वो आधुनिक शिक्षा के कारण वो शिक्षित हो गए, भाग लेने लगे, तो वो सरकार से सवाल जवाब करने लगेंगे, ठीक है। वो पूछने लगेंगे सरकार से, क्यों हमारे खाते में अभी तक 10 लाख रुपए नहीं आए, आपने कहा था। तो सरकार को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, ठीक है। वो सरकार से पूछने लगेंगे कि आप हमारे भारत का धन ब्रिटेन में क्यों लेके जा रहे हैं। सरकार को ये बात, या ब्रिटिशर्स को या कंपनी को ये बात अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। प्रशासनिक खर्च को कम करना बिल्कुल सही है। अभी आपको जो सैमसंग कंपनी का एग्जाम्पल दिया, अगर वो प्यून भी वहाँ से लेके आएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए का पड़ेगा और भारत का प्यून उन्हें 10,000 रुपये का पड़ेगा। तो जो ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो हैं, उनके जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे कंपनी इतनी बड़ी है, उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और सैमसंग कंपनी को जगह जगह जाके अपने सर्विस सेंटर्स में और लोगों की ज़रूरत होगी चीज़ें संभालने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। तो जो कर्मचारियों की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए उन्हें शिक्षित भारतीय चाहिए था जो सस्ते पड़े। तो इसी तरीके से प्रशासनिक उनका खर्च जो है कम हो जाएगा। थर्ड क्या है? भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार को विस्तार करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, हमने अभी पढ़ा था। जो शिक्षित भारतीय होगा, जो जिसके पास टीवी होगी वही तो एडवर्टीजमेंट देख पाएगा, जो पढ़ सकेगा वही तो एडवर्टीजमेंट में पढ़ पाएगा कि वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़रूरी हैं या ब्रिटेन में बनी हुई जो कपड़ा है वो ज़्यादा शरीर को आरामदायक है। तो वो माल उनका जो है बाजार का विस्तार हो, इसीलिए वो पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। मुख्य उद्देश्य ही पूछे गए थे, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध है शिक्षा से। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, इस तरीके से क्या होता है, एक छलनी होती है, यहाँ पे आप बहुत सारा सामान डालते हैं, माना तेल डाल दिया, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो उस समय भी क्या था, शिक्षा पे जो खर्च की कमी को पूरी करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, तथाकथित डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया, यानी कि नीचे की ओर छन के जाना। कोई चीज़ नीचे की ओर छन के जा रही है यहाँ तक, इसी तरीके से इसमें क्या हुआ कि 1 लाख रुपए में तो बहुत कम ही लोग शिक्षित हो पाए,
ठीक। तो ये तय हुआ कि उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों से आशा की जा रही थी उस समय कि वे जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम अपने ऊपर करेंगे। ऐसे समझिए आप इसको, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, उनको ABCD सिखा दी गई। अब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक को, जैसे एक एक एक, ये जो है 3 लोगों को, ये 3 लोगों को और ये 3 लोगों को इस तरीके से क्या सिखाएगा, ABCD सिखाएगा। तो सरकार ने केवल 1 लाख रुपए इन 100 लोगों पे खर्च कर दिया। सरकार ने केवल 100 लोगों को पढ़ाया और इन 100 लोगों ने 300 लोगों को पढ़ा दिया, और उन 300 लोगों ने 600 को पढ़ा दिया, उन 900 को पढ़ा दिया, और उन 900 लोगों ने 2700 को पढ़ा दिया। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जाता था। एक सलमान खान की मूवी में भी आया था ना कुछ इस तरीके का कि आप लोगों को उन थैंक यू ना बोले, उनसे कहें कि आप और 3 लोगों की मदद करें। तो ये चेन उसने चला दी थी। तो हमने तो थोड़े सी यहाँ पे तेल डाला है, पर छन छन के वो बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है। तो नीचे छन के जाने का सिद्धांत, तो ये वाली चीज़ थी, इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। तो सरकार ने जब 1 लाख रुपए रखे, उसने कहा आप पढ़ा दीजिएगा, आप पढ़ा दीजिएगा, तो ये चीज़ की थी। बाकी आधुनिक विचार जो हैं उनका प्रचार प्रसार बाकी के लोग करेंगे। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जगह हुई थी? तो सबसे पहला है रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए, सबसे पहले हमें पता है पुर्तगाली आए थे, ठीक है, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं, ये भी पता है। तो देख लेते हैं कौन से में पुर्तगाली और फ्रांसीसी इसमें है। डच और अंग्रेज बीच पे आए हैं, डच अंग्रेज, और उसके बाद आए हैं डेन भी आए थे हमारे यहाँ। आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 39, 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथमार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इन सबको आप जानते हैं। प्रथमार्ध मतलब स्टार्टिंग, 17वीं सदी की स्टार्टिंग, और लास्ट वाला उत्तरार्ध मतलब लास्ट टाइम जो है, ठीक है, जैसे 1710-15 के लगभग, ठीक, और ये क्या है 1790-95, ये हो गया उत्तरार्ध, ये हो गया प्रथमार्ध या पूर्वार्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, सही स्टेटमेंट है, हमें पता है। एकाधिकार कब तक बना रहा? 1813 तक। भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी, बिल्कुल सही है। जो वो लेडी पकड़ी गई थी ना, जिसपे 8 पाउंड का या 8 यूरो का जो लगाया गया था फाइन, उसके पास रेशम का या मलमल का रूमाल था। इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, और गोवा को अपना ठिकाना भी बना चुके थे। तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सत्य कथन पूछा है, इसलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो बाद में कलकत्ता बन गया, सही स्टेटमेंट है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। ये गलत है, ये उसने औरंगजेब से केवल मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था कंपनी को, ठीक है, अफसरों को नहीं मिला था। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। औरंगजेब ने सबको नहीं दिया था, केवल कंपनी को दिया था, ना कि अफसर जो निजी तौर पे व्यापार कर रहे हैं उनको नहीं दिया था। लेकिन बाद में ये भी शुल्क जो है चुकाने से मना करने लगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सही कथन पूछा है, केवल कथन एक सही है, आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 41, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखा है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार को के बदले में नजराने की मांग की, सही स्टेटमेंट है। बंगाल जो है हमेशा से शक्तिशाली रहा है और नवाब बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके बदले कंपनी जो है नजराने, मतलब काइंड ऑफ रिश्वत, या कह सकते हैं जैसे दिवाली पे गिफ्ट, इस तरीके की चीज़ें वो देगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नवाबों ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया, परंतु
कंपनी की किलेबंदी को रोका। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उन्होंने कभी सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था और उसकी किलेबंदी को भी बढ़ाने से रोक दिया। आपको याद होगा सिराजुद्दौला वाली बात कि जब कंपनी जो है कलकत्ता में किलेबंदी करी थी तो उसने इसका विरोध किया था, फिर कासिम बाजार पे जाके अटैक कर दिया था, ये सब चीज़ें हुई थी, वो सब हम देख चुके हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो के दौरान। तो ये सब हुआ था। तो कंपनी, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। कंपनी ने किलेबंदी को रोका नहीं था, वो करती रही थी। तो कंपनी जो है नवाब के राज्य के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाती थी, इसलिए भी वो परेशान थे। और कंपनी का कहना ये था स्थानीय अधिकारी जो हैं बहुत बेतुकी मांगों से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार तबाह हो रहा है। तीसरी क्या चीज़ थी, आंतरिक व्यापार पे जो फॉरेनर जो थे, जो कंपनी के अधिकारी थे, उन पे तो शुल्क लगता था, लेकिन जो है भारतीय जो व्यापारी थे उन पे शुल्क नहीं लगता था। लेकिन जो स्थानीय व्यापारी थे वो अपना पास बेच दिया करते थे। इस कारण व्यापार जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो गया था काफ़ी। तो टकराव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और इसी टकरावों के कारण क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य, एक कथन सत्य है, केवल ए, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। गलत स्टेटमेंट है। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, ना कि बंगाल के नवाब ने। बंगाल का नवाब इतना उच्च उस पे नहीं था, वो कहीं ना कहीं अंडर में था, जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वाली कंडीशन जो होती है वो था। और सेकंड स्टेटमेंट है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। वो क्या करने लगे, यहीं का पैसा हमारे कोष से निकाला, हमारी चीज़ें खरीद ली। ठीक, तो सही कथन क्या है, केवल कथन दो सही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट गलत था, सेकंड सही है, आंसर है हमारा बी, केवल कथन दो। क्वेश्चन नंबर 43, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही है, हमने कल बहुत डीपली पढ़ा था इसको। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में डबल टाइप हो गया है। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को ही चुकाना पड़ता था। सही है, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम ना दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पे। ठीक है, ये काट दीजिए, ये फर्स्ट है। तीनों कथन यहाँ पे सही है, सत्य कथन पूछे, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। सही स्टेटमेंट है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। बिल्कुल सही है, हमने कल देखा भी था। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। गलत, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। हमने इसको पढ़ा भी था कि उसने फ्रांसीसियों से उसके घनिष्ठ संबंध थे और उसने उनकी सहायता ली थी, जैकोबिन क्लब और ये सब पूरा याद कर लीजिए एकदम से माइंड में आप लोग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सत्य कथन पूछे, केवल कथन 1 और 2 सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बिल्कुल सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी उस समय। ठीक, और थर्ड स्टेटमेंट है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में कंपनी को सफलता मिल गई और टीपू जो है मारा गया उस समय, और बाद में क्या हुआ, मैसूर का राजकाज पुराने राजवंश के हाथ में दे दिया गया और मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। तो सही कथन कौन कौन से हैं, तीनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। तीसरी लड़ाई कौन सी थी, 1761 में
किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठे जो हैं हार गए थे और उसके बाद उनका जो सपना इतने दिनों से था कि हम दिल्ली पर शासन करेंगे वो टूट गया। सॉरी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्यमंडल कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे, सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? और ये जो पुणे में रहता था। और थर्ड स्टेटमेंट है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के साथ ही समाप्त हो गया। ये गलत है। सालवाई की संधि पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम उसमें हुई थी और जिसमें कोई पक्ष जीत भी नहीं पाया था। दूसरे में कौन सी हुई? देवगांव की संधि हुई थी। ठीक, तो ये गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, सही स्टेटमेंट है। सत्य कथन पूछे हैं, 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 47, कथन और कारण दिए हैं। कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया, बिल्कुल सही है। एक लंबी लड़ाई 1757 फिर 1764 और इतने सारे चीज़ें आई और कंपनी ने जो है उत्तर पश्चिम पे भी अपना क्या किया था? नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कब? क्योंकि उन्हें डर था कहीं रशिया के लोग उस पर आक्रमण ना कर दें, सही है। कंपनी को वह था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है, अफगानिस्तान पे इसीलिए उसने किया था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन और कारण सही हैं। फर्स्ट और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि आप पिछले 2 वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से देख चुके हैं। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी, सही स्टेटमेंट है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया, गलत स्टेटमेंट है। सतारा का विलय किया गया था। अवध का विलय तो किस कारण से हुआ था? कुशासन के आधार पर, ठीक है, नवाब का कुशासन के आधार पर। सही कथन पूछा है, केवल कथन एक सही है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 49, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की, सही है। और इन सब चीज़ों को, ये लॉ एंड ऑर्डर को सबसे ज़्यादा उसके बाद सुदृढ़ किसने किया था? वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। सत्य कथन पूछे, दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथन बताना है। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी थी, सही स्टेटमेंट है। इसके बारे में बात भी हमने की थी कि उसने बहुत भ्रष्टाचार फैला था उसके टाइम पे, तो उसने अपना, जब वो वापस गया, उसका कार्यकाल जब पूरा हो गया तो उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और भ्रष्टाचार के आरोपों की सफाई देनी पड़ी। उसे मामले से बरी तो कर दिया गया, पर उसने 1774 में आत्महत्या कर दी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। और उस पर भी आरोप था कि उसने शासन को सही ढंग से नहीं चलाया। और भारत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई, ये भी ठीक है। कंपनी दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से वह ऊपर है। तो सही बताने हैं, तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही कथन सही हैं। आप देखिए, ये लोग वापस यहाँ से गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार जो थी वो इतना ही सब करना चाहती थी, लेकिन जो कहना चाहिए ना कि अधिकारी आए, ब्रिटिश सरकार ने कहा था केवल एक डंडे मारना, पर उन्होंने कहा जब तक जान ना निकल जाए तब तक मारते ही रहेंगे। तो वो वाली बात है, सरकार बहुत पैसा देती है, बहुत डेवलपमेंट के काम चलाती है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी बहुत काम करती है, पर लास्ट तक आते आते पैसा ठीक से नहीं पहुंच पाता है या काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो वही स्थिति तब भी थी।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।